सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। डीएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं, जिसे बीटीसी पूर्व नाम बीटीसी है। तो हम बीटीसी कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत, चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी का एक पत्र के बारे में आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो आज हम आपको आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोग किसी न किसी के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन पत्र का क्या प्रारूप होना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे आपके समक्ष। ठीक, तो जानते ही हैं पिछले कक्षाओं में, मान लीजिए आप प्रधानाचार्य के प्रति आवेदित कर रहे हैं, तो लिखेंगे क्या? सब में जो लिखा जाता है, पहले सेवा में किसको पत्र लिख रहे हैं? उस पद के नाम, सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य या श्रीमान लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, भाई एक अलग वैल्यू होती है। यहाँ लिखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, मान लीजिए आगरे कॉलेज है या प्रयागराज कॉलेज, प्रयाग, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रयागराज कॉलेज, प्रयागराज। ठीक, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रयागराज कॉलेज, प्रयागराज। महोदय, निवेदन है कि आप आवेदन पत्र दे रहे हैं, आप अस्वस्थ हैं, उसी के बारे में। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी सुनील कुमार सन ऑफ रामराज आपके कॉलेज में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र है। ठीक, मान लीजिए अगर यहाँ लिखिए, अगर छोटे बच्चे भी लिख रहे हैं तो वहाँ ये नहीं देखना पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालय वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ ये नहीं देखना पड़ेगा। वहाँ ये निवेदन है कि प्रार्थी सुनील कुमार आपके विद्यालय का छात्र है। ठीक, और अपनी शारीरिक अवस्था के कारण, अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता के कारण विद्यालय, ठीक, क्या है? अस्वस्थ है। अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, इसलिए मुझे एक दिन का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा करें।
या अतः आज का आकस्मिक अवकाश करने आज का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अतः आज का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुनील कुमार। यहाँ जो भी दिनांक होंगी वो दिनांक। ये थे आपके आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन पत्र के प्रारूप में क्या होना चाहिए? शुरू में आपको सेवा में, उसके बाद किसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रयागराज कॉलेज प्रयागराज। उसके बाद अपन महोदय निवेदन करिए कि मैं हूँ और आपके कॉलेज का किस सेमेस्टर का छात्र हूँ, अपनी शारीरिक अवस्था के कारण आज मैं विद्यालय में नहीं उपस्थित हो पाऊँगा, अतः आज का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम हो। तो ये थे आज आवेदन पत्र और का प्रारूप। तो आज आवेदन पत्र का प्रारूप यही समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे नाटक एवं संवाद शिक्षण। नाटक क्या है? सबसे पहली बात होती है वास्तव में नाटक क्या है। हमारी और आपकी ज़िंदगी एक नाटक की तरह है, एक रंगमंच की तरह है। हम सभी यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, बस सबका स्वरूप अलग अलग है। कोई मनुष्य के भेष में नाटक कर रहा है, कोई पशु के भेष में नाटक कर रहा है, कोई पशु पक्षी के भेष में नाटक कर रहा है। तो नाटक है क्या? एक तरह समझिए यह मनोरंजन का साधक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाटक एवं संवाद शिक्षण। नाटक एवं संवाद शिक्षण। नाटक एवं संवाद। तो आजकल देखा जाए तो आधुनिक काल में तो मनोरंजन के अनेक साधन हैं। हमारे राष्ट्रीय सरकार ने रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से अनेक मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए हैं। आज इस संचार के युग में हमारे पास मनोरंजन के कई साधन हैं। मोबाइल है, अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो समझिए आपके पास मनोरंजन का भंडार है। यदि आपके पास एंड्रॉयड सेट है और आपके पास नेट है तो समझिए आपके पास सारे मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। जब इसके पहले संचार के साधन नहीं उपलब्ध होते थे तो क्या लोग मनोरंजन नहीं करते थे? करते थे। क्या? जैसे आने वाले समय में देखिए हर व्यक्ति, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, हमें लगता है ये एक नाटक ही था, ये एक रंगमंच पर खेला गया नाटक था। हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप भी एक रंगमंच पर नाटक कर रहे हैं। कोई टीचर का नाटक कर रहा है, कोई स्टूडेंट का नाटक कर रहा है। जितने भी मनुष्य जो भी हैं सब हमें लगता है कि एक तरफ से वो रंगमंच पर नाटक ही कर रहे हैं। नाटक करते करते सब क्या हो जाते हैं? अलविदा हो जाते हैं। तो चलिए, तो पहले भी था साहित्य की कई विधाएं थी, ये सब मनोरंजन के साधन थे। चाहे नाटक हो, चाहे एकांकी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, ठीक, ये सब क्या थे? ये हमारे एक मनोरंजन के साधन हैं। कहानी लीजिए,
कहानी कहना एक कला होती है, कहानी द्वारा मनोरंजन प्राप्त होता था, कहानी के माध्यम से सीख मिलती थी, कहानी के माध्यम से समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या गुण है, क्या दोष है, वो सब दिखाए। नाटक एक भाग का नाटक खेला जाता है। जो नाटक होता है, नाटक भी उसी कहानी का भी एक पार्ट है। कहानी थोड़ी लंबी होती है, नाटक थोड़ा छोटा होता है। नाटक में अंक होते हैं। जब नाटक कभी बड़े हो जाते हैं तो नाटक में क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, वो भी एक नाटक था, बहुत ही अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक था। नाटक काफ़ी बड़ा हो गया तो उसे अंक में, तो नाटक जो होता है वो अंक में वितरित किया जाता है। ठीक, नाटक किसमें विभाजित किया जाता है? अंक में। तो नाटक किसी एक भाग का होता था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था, उसमें जब लंबे नाटक होते गए तो इसको अंक में बांट दिया गया है। कितने अंक थे? 7 अंक। एक पार्ट था, जीवन का एक अंग था। तो नाटक की शुरुआत कहाँ उससे हुई थी? तो नाटक का शुरुआत, राजा आए थे कहाँ? शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते वो आश्रम में पहुँचे, महर्षि के आश्रम में पहुँचे। तो वहाँ देखते हैं कि एक, देखिए नाटक की शुरुआत है, यही प्रेम से शुरुआत होती है। इसमें भी प्रेम से शुरुआत हुआ। तो नाटक में आप देखिए, कोई भी आप नाटक देख रहे हैं, आप सीरियल देखते हैं तो उसमें भी नायक और नायिका जरूर होती हैं। तो नाटक के पात्र ही हैं नायक, नायिका और खलनायक। ये नाटक के मुख्य पात्र होते हैं। नाटक के पात्र कौन से होते हैं? नाटक के मुख्य पात्र होते हैं नायक और नायिका। तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ा होगा, राजा दुष्यंत की कहानी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने क्या किया? एक रंगमंच पर नाटक तो ही खेले। अब ये हुआ कि लोगों की ज़िंदगी किस हिसाब से बदल जाती है। यदि राजा गए, आश्रम में गए, वहाँ पर सारी प्रेम किए, प्रेम भी हुआ दोनों से द्वारा। लेकिन देखिए कब कहाँ क्या मोड़ आ जाए, वैसे आपकी ज़िंदगी भी है। आपकी ज़िंदगी कहाँ कब किस मोड़ पे आ जाए। आज लग रहा है कि हम बहुत खुशी हैं, मिनटों में लगता है कि यार हमसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं। तो ये सब क्या है? ये एक नाटक है, एक रंगमंच है। तो यह भी एक मनोरंजन का साधन है। हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप एक मनोरंजन ही कर रहे हैं। हाँ, मनोरंजन में कभी सुख कभी दुख आ ही जाता है। तो इसी प्रकार तो नाटक भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम सब लोग पढ़े, जानते भी होंगे, आप हिंदी संस्कृत स्टूडेंट है। तो उसमें एक नाटक खेला गया। चौथे अंक में चाहे तो नाटक समाप्त हो सकता था। अरे भाई, दोनों में प्रेम हुआ, प्रेम शादी नहीं, राजा वापस चले गए। प्रेमी में यही होता ही है। किस लिए वापस चले गए? उन्होंने कहा कि वास्तव में हम प्रेम किए, आज भी वैसे, जिसे कहते हैं कि छली प्रेमी, छल द्वारा प्रेम करना। इसलिए प्रेम हो गया, राजा के उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, आपको एक स्वप्न दिखा गए। हम आपको जैसे लोग शादी विवाह रस्म रिवाज के साथ लिए चलते हैं, वैसे हम आपको लिवा चलेंगे। तो वहीं पर थोड़ा सा होता क्या है, श्राप मिलता है। श्राप के द्वारा पूरी की पूरी कहानी खत्म। तो ये अलग की बात है। यहाँ हम नाटक की बात कर रहे हैं, मनोरंजन की बात कर रहे हैं हिंदी के माध्यम से। तो अब हम फिल्म देखते हैं, आप नाटक देखते हैं। तो आज तो मान लीजिए आपके पास दूरदर्शन हो गया। पहले रामायण वगैरह आता थे, भी क्या था? यह भी एक तरह समझिए कहानी थी, महाकाव्य था, लेकिन नाटक के माध्यम से खिलाया जाता था। आज भी होता है कि कुछ पार्ट होते हैं जो नाटक के माध्यम से खिलाए जाते हैं। तो पहले मनोरंजन के साधन में क्या होते थे? हर आदमी के पास दूरदर्शन नहीं था, हर आदमी के पास टेलीविज़न नहीं था। तो लोगों के पास मनोरंजन का एक ही साधन था। लोग सिनेमा घरों में जाकर चंद रुपए पैसा देते थे, आराम से 3 घंटे का मनोरंजन कर देते और आनंद के साथ। तो भी क्या था? नाटक ही था। तो स्क्रीन पर फिल्में, स्क्रीन पर जो दिखाई जाती सिनेमा, वो नाटक दिखाया जाता था, कहानी दिखाई जाती थी, एकांकी दिखाया जाता था, आदि का प्रसारण होता था। इसके बाद आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग
एक डिब्बे लेकर आते, कहते भैया इतने पैसे दीजिए और उसमें से हम एक कहानी दिखा रहे हैं। क्या नाम था उसका हम भूल गए हैं। जो होते बच्चे देखते हैं 10 मिनट 5 मिनट देखते हैं, इसे बंद करके और 3-4 बच्चे देखते रहते हैं। तो वो भी क्या था, वो भी एक मनोरंजन का साधन था। उसके बाद और लोगों को बड़ी फिल्म देखनी होती थी, उसमें छोटी छोटी फिल्म दिखाई जाती थी। और बड़ी फिल्म देखने लोग सिनेमा घर में जाते थे, फर्स्ट क्लास 3 घंटे बैठ कर फिल्म देखते थे। तो वो भी क्या था, नाटक ही था। अब इसलिए मनोरंजन के साधनों में आजकल किसी प्रकार की कमी नहीं थी, किंतु प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों का इतना प्राचुर्य न था। उस समय मनोरंजन के जो साधन होते थे उनसे व्यक्ति अपने महापुरुषों तथा पूर्वजों द्वारा की गई विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप प्रदर्शन करके मन बहलाया करते थे। इस मन बहलाव के साधन से युगांतर में एक साहित्य विधा का जन्म दिया, जिसे हम लोग नाटक कहते थे। तो लोग क्या करते थे, पहले नाटक महान पुरुषों की एक पार्ट का अभिनय करते थे। जिसे हम लोग रामलीला वगैरह खेलते हैं तो देखिए उसी में नाटक खेलते हैं। नाटक में एक कहानी होती है, 1 घंटे पौने घंटे एक नाटक होती है, जहाँ शुरू से लेकर अंत तक सारे कहानियों का निष्कर्ष निकाल देता है। तो वही इन्होंने कहा कि पहले के समय में महापुरुषों के बारे में जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं उन्हीं का अभिनय किया जाता था नाटक के द्वारा। वही हमारा मनोरंजन का समय। जैसे देखिए आने वाले समय में दशहरा वशहरा होता था। पहले दशहरे में ये सारी चीज़ें क्यों होती थी, क्योंकि दशहरे में 10 दिन की छुट्टी होती थी। पहले की बात कर रहे हैं तो 10 दिन में लोग मनोरंजन के साधन क्या करते, यार चलिए 10 दिन की छुट्टी, इससे में कुछ अच्छे कार्य किए जाए। तो नाटक करना भी एक अभिनय था, एक कला था। तो इसीलिए देखिए जितने भी नाटक होते थे, और ठंडी का सीजन होता भी था, न ज़्यादा ठंडी ना गर्म, अभिनय करने का एकदम मस्त साधन था। ठीक, अब बात करते हैं नाट्याचार। एक है भरत मुनि ने कहा है, नाटक शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, अवस्था अनुकृत नाटकम। किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं। भरत मुनि ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अवस्था अनुकृति नाटकम, अवस्था अनुकृति नाटकम। कौन कहा है ये, किसकी परिभाषा है, भरत मुनि की। ठीक, इन्हें कहा जाता है नाट्याचार। भरत मुनि क्या कहता है, नाट्याचार। नाट्याचार यानी नाटक आचार। भरत मुनि ने कहा अवस्था अनुकृति नाटकम, अर्थात किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं। किसी भी अवस्था में अनुकरण, अनुकरण मतलब क्या होता है, किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं। किसी भी अवस्था, देखिए भरत मुनि की बात ये, किसी भी अवस्था में जब आप नकल करेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब बड़ों का नकल करने लगते हैं, कहते हैं नाटक कर रहा है, नाटक। जैसे कृष्ण का अगर कोई रोल कर रहा है, कहते भैया ये नाटक कर रहा है। किसका नाटक कर रहा है, कृष्ण का नाटक कर रहा है। अरे ये तो बहुत नाटकी है, ये फला का नाटक कर रहा है। यानी किसी का अनुकरण करना। जैसे हम किसी का अगर आवाज़ निकाल कर भैया ये आवाज़ का नाटक कर रहा है, यानी वो है वास्तव में नहीं, लेकिन उसी के अनुरूप वो नाटक कर रहा है। नाटक शब्द के लिए संस्कृत में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन से, नाट्य, रूप तथा रूपक। नाट्य, रूप तथा रूपक।
ये किस में चर्चा की गई है? संस्कृत में। संस्कृत में नाटक के 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। ये संस्कृत में नाटक शब्द के लिए 3 शब्द का प्रयोग, नाट्य, रूप्य तथा रूपक। अब ये क्या चीज़ है? यद्यपि व्युत्पत्ति के आधार पर इन तीनों विधाओं में पर्याप्त अंतर है, किंतु तीनों के क्रियाएं में समता है। नाटक नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है साथ साथ अभिनय करना। नाटक किससे बना है? नाटक किससे बना है? इन्होंने कहा कि नाटक जो है वो नट रूप से बना है, नट धातु से बना है। नाटक किससे बना है? नट धातु से, नट धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है साथ साथ अभिनय करना, साथ साथ अभिनय करना ही क्या कहलाता है? वो नाटक कहलाता है। ठीक। और अतः नाटक में अभिनय की प्रधानता होती है। नट नटनी अभिनय ही तो करते हैं। जिस समय नट धीरोदात्त नायक की एक रूपता को अभिनय द्वारा प्राप्त कर लेता है, तभी वही एक रूपता नाट्य कहलाती है। नट 4 प्रकार का अभिनय करते हैं। नट जो होता है, नाटक करने वाले 4 प्रकार के अभिनय करते हैं। कौन कौन से करते हैं? वाचिक, आंगिक, स्वात्विक और आहार्य। वाचिक नट 4 प्रकार से अभिनय करते हैं। नट जो होते हैं 4 प्रकार, कितने प्रकार के अभिनय करते हैं नट? 4 प्रकार के। नट 4 प्रकार के अभिनय करते हैं। नट जो होते हैं 4 प्रकार के अभिनय करते हैं। कौन कौन से करते हैं बताइए? पहला है वाचिक, दूसरा है आंगिक, तीसरा है सात्विक, वाचिक, आंगिक, सात्विक और चौथा है आहार। जी 4 प्रकार के अभिनय करते हैं नट। वाचिक, आंगिक, सात्विक। वाचिक मतलब वचन के द्वारा, अब देखा जाए तो इस नट को अभिनय करने का प्रशिक्षण कौन देता है? किसी भी कार्य करने से पहले सब लोग उसका अभिनय करते हैं। जिसे आप लोग कहते हैं रिहर्सल करना। किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं। कोई भी चीज़ एक बार नहीं आता है। जो फिल्म वगैरह बनाई जाती है, जो नाटक वगैरह खेला जाता है, ऐसे नहीं कि वो एक बार बोल जाते, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी एक सीन देने में लोग 50-50, 100-100 बार तक देते हैं, तब भी नहीं हो पाता है। तो वही उन्होंने कहा कि किसी भी अभिनय करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ता है। और ये प्रशिक्षण कौन कराता है? तो यह प्रशिक्षण नाट्यकार या लेखक कराता है। जो नाट्य का अभिनय कराता है या लेखक कराता है इसको। ठीक। और तो ये जितने भी नट के 4 प्रकार के होते हैं, इसका अभिनय कौन कराता है? तो इसका अभिनय या तो लेखक कराता है या नाटककार कराता है। नाटककार इन चारों चीज़ों का अभिनय कराता है। कौन? वाचिक। वाचिक मतलब बोले, कैसे बोलना है। आंगिक, आपके लिए किस अंग का प्रदर्शन करना है। बोलने के साथ साथ आपके सारे अंग चलने चाहिए। कभी कभी
वाचिक न होकर अंग के द्वारा ही लोग संकेत करते हैं। नट किस उद्देश्य से अभिनय करता है? नट अपने अभिनय से दर्शक जनता का मनोविनोद करता है एवं दूसरे श्रोता एवं दर्शकों को शिक्षा देता है। यद्यपि उस नाटक के कथा के आधार जिसको नट खेलता है कल्पित होता है, कथानक और विषय वस्तु कल्पित होते, किंतु उसमें वास्तविकता को ही अधिक स्थान दिया जाता है। इसलिए नाटक दर्शकों को मानसिक शांति प्रदान करती है। कहा कि नाटक जो होता है वो मनोविनोद के लिए खेला जाता है। मनोविनोद मतलब मन को आनंदित करने के लिए खेला जाता है, लेकिन उसमें कुछ शिक्षाप्रद भी होते हैं। मनोरंजन के द्वारा, मनोरंजन के साथ साथ उसमें कुछ शिक्षाप्रद चीज़ें भी होती हैं। कोई भी नाटक होता है उसका उद्देश्य होता है, हाँ ये उद्देश्य होता है आपको मन के आनंद भी हो जाए, आपको उससे कुछ शिक्षा भी मिल जाए। ठीक, इसलिए नाटक दर्शकों को मानसिक शांति प्रदान करता है। अभिनव भारत ने भी नाटक की व्याख्या करते लिखा है। अभिनय नाट्य शास्त्र में लिखा है, नाटक वह प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रूप के अनुसार नाट्य प्रयोक्ता द्वारा प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय और संगीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में इसे उत्पन्न करके मनोविनोद करते हैं और परोक्ष रूप से उन्हें उपदेश और मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर चाहे नाट्य मुनि की हो चाहे भरत अभिनय की हो, बात एक ही है कि किसी महान पुरुष की या किसी कल्पित कथा को आधार बनाकर उस मन के विकार के लिए, मन को विनोद को दूर करने के लिए या मन को आनंदित करने के लिए जो अभिनय किया जाता है वही नाटक होता है। साथ ही साथ नाटक ऐसे खेला जाता है ताकि समाज को कुछ उपदेश भी मिले, समाज में कुछ अच्छाई भी हो, समाज को सही दिशा में ले जाए। तो नाटक में ही दिखाता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। चाहे जिस चीज़ में देखिए उसके आधार पर ही होता है, चाहे उपदेश हो, चाहे मनोविनोद हो, चाहे मानसिक शांति हो, तीनों ही नाटक के मुख्य प्रयोजन के अंतर्गत निहित होते हैं। हितकारी उपदेश देना तथा दर्शकों को मनोविनोद कराना, हितकारी उपदेश देना तथा नाटकों को मनोविनोद मन को आनंदित करना नाटक का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब नाटक की लोकप्रियता भी प्रयोजन पर आधारित होती है। ठीक, जनसाधारण की कथा वस्तु की क्या उपयोगिता होनी चाहिए? जनसाधारण की कथा वस्तु की क्या उपयोगिता होनी चाहिए? इसलिए भरत मुनि के अनुसार नाटक दुख ततो श्रम जीवियों शोकातुरो तथा तपस्वियों सभी के लिए उपयोगी है। अगर बात किया जाए नाटक के शिक्षा का महत्व, नाटक शिक्षा के क्या महत्व होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ छात्र हो चाहे हम हो, जो अभिनय के द्वारा देख लेते हैं वो पढ़कर हम नहीं हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ से फिल्म क्यों दिखाई जाती थी भाई? पहले दूरदर्शन था, पहले रेडियो था, दूरदर्शन की आवश्यकता क्यों हुआ कि बोल के द्वारा? लेकिन हाँ, कोई चीज़ अगर प्रत्यक्ष दिखाया जाए और उसका अभिनय करके दिखाया जाए तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो वही बात इसमें भी है। तो जिस बात को आप कह कर पढ़ कर उतनी अच्छी और प्रभावशाली विषय नहीं समझा सकते हैं, उसी बात को नाटक द्वारा प्रदर्शित करके श्रोता अपने दर्शकों के हृदय में दृढ़ता से बिठाया जा सकता है। दूसरी बात, नाटक की सारी सामग्री दृश्य श्रव्य होती है। नाटक में जितनी सामग्री होती है वो दृश्य मतलब दिखाई भी देता है और सुनाई देता है। जो चीज़ सुनाई दे और दिखाई दे वो आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक के लिए स्थिर हो जाता है। जैसे अगर आप कहीं ताजमहल नहीं देखे हैं, सुने भी है तो आपके दिमाग में स्थिर है। हाँ, अगर आप ताजमहल जाकर देखें तो हाँ आपके चित्र में कभी भूलेगा नहीं। आज से 500 साल, 100 साल, 50 साल, 20 साल बाद यदि कोई कहे कि यार ऐसे ऐसे है, तुरंत आपके दिमाग में एक दृश्य बन जाता। क्यों? क्योंकि आप सुने भी है और देखे भी हैं। तो नाटक में जो होता है श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। तीसरी बात,
नाटक शिक्षण में छात्रों को अनेक संवाद याद कराए जाते हैं और संवाद याद करने से छात्रों की संस्मरण शक्ति बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। तो नाटक में जो अभिनय कराने होते हैं उसको याद कराया जाता है कि आप इन टॉपिकों को याद करिए, आपको अभिनय करना है। उससे क्या होता है, उससे छात्रों की संस्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक। चौथे की बात अगर हम करते हैं तो नाटक अभिनय पूर्ण खेल है। जो कुछ खेल क्रिया द्वारा सिखाया जाता है वह सरलता से सीख जाता है। नाटक क्या होता है, वो अभिनय होता है, अभिनयशील होता है, छात्र उसे आसानी से सीख जाता है। पांचवें की अगर हम बात करें, नाटक में संवादों की ही प्रधानता होती है। नाटक में भाग लेकर उनका अभिनय करके अथवा उनको सुनने से छात्रों में शिष्टाचार, वार्तालाप करने का तरीका आ जाता है। छठवां है, नाटकों को दिखाकर पाठ्य पुस्तक को आसानी से समझाया जा सकता है। इसलिए हिंदी में देखिए तो आप जिस स्तर पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वहाँ पर आपके स्तर के अनुकूल के नाटक लिखे जाते हैं, नाटक पढ़ाए जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे करने से ये आपके जीवन पर ये प्रभाव पड़ता है। तो आशा करते हैं नाटक के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे सीख गए होंगे, जान गए होंगे। और हम भी एक अभिनय ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दृश्य और श्रव्य दोनों के द्वारा आपको यहाँ बतला रहे हैं। तो फिर आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तो सभी के लिए धन्यवाद।